दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना हमारे लिए कितना सही है या कितना नुकसानदायक है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने पे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक आम आदमी के लिए सिर्फ 10 से 20% चांसेस होते हैं कि वो शर्मा जी या वर्मा जी की तरह से 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदे और उसे वो 2 करोड़ में बेचकर लाभ कमाए। और अगर किसी पर्सन ने लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके चांसेस और भी कम हो जाते हैं और लोन लेकर खरीदी गई प्रॉपर्टी में 10% से भी कम चांस होते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा पाए वहाँ पे। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी से मतलब है लैंड यानी जमीन, जमीन का कोई बड़ा टुकड़ा, प्लॉट यानी कि जमीन का कोई छोटा टुकड़ा, घर यानी कि कोई पुश्तैनी घर है, वो फ्लैट हो गया जो बिल्डर या डेवलपर हमें बनाता है, बना के देता है, वहाँ पे कॉमन एक बिल्डिंग होती है वो हो गया, या फिर रो हाउस हो गए जो बिल्डर या डेवलपर बना के देते हैं जहाँ पे कॉमन सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा बंगलो हो गए, इंडिविजुअल बंगलो हो गए, इंडिविजुअल प्लॉट्स हो गए जहाँ पे कि घर बने होते हैं, शॉप यानी दुकानें हो गई, ऑफिसेज हो गए जो कि या तो इंडिविजुअल है किसी कॉमन बिल्डिंग में है, गोडाउन हो गए, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जमीन, घर, दुकान और इस तरह की चीज़ें, इसे ही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी कह रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई मकान, कोई घर खुद के रहने के लिए ले रहे हैं और वो घर आप अपने बजट में ले रहे हैं, भले ही आप उस पर लोन ले रहे हैं और उस लोन का ईएमआई आपके रेंट से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये एक अलग बात है, ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। बट यहाँ पे हम प्योरली बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई लोन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं कि आप लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ से आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस बारे में मैं आपसे यहाँ पे आगे बात करने वाला हूँ कि वो इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। और लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने में जो नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण है वो है कि हम लोन लेकर अक्सर ओवर प्राइस्ड वैल्यू में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जी हाँ, जाने अनजाने में जब आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप वहाँ पे मोल भाव बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, आपको अलग अलग बिल्डर्स के जो स्कीम्स है वो कैसे वहाँ पे धंधा करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, तो होगा ये कि आप लोन लेकर अक्सर एक ओवर प्राइस्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे कोई चीज़ खरीदेंगे। और अगर आप मार्केट वैल्यू पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे तुरंत प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ समय बाद से अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो भी वहाँ पे, क्योंकि आपने पहले ही शुरुआत में ही आपने महंगा सौदा कर लिया था, तो आपको वहाँ पे उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो ये सबसे पहला कारण है कि जब आप लोन लेते हैं तो अक्सर आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी कीमत जो होती है वो अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर 90% केस में लोन लेकर जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है एक आम इंसान, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू पे कर देता है। और अगर उसी पर्सन के पास उतना पैसा कैश होता जितनी वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो कभी भी वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता जो प्रॉपर्टी वो लोन लेकर खरीद रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन एक 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहा है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने में उस पे वो 30 लाख रुपए का लोन ले रहा है और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्च है जैसे स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे टैक्सेज वगैरह, वो वहाँ पे एक्स्ट्रा 4 लाख जो उसके पास बचत के पैसे हैं वो वहाँ पे लगा रहा है। तो इस तरह से वो 4 लाख जो उसके पास अपना खुद का सेविंग है वो वहाँ पे वो स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे टैक्स में खर्च कर रहा है या फिर डाउन पेमेंट में खर्च कर रहा है और 30 लाख का लोन लेकर वो एक 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है जिसका जो एक्चुअल कॉस्ट उसको पड़ता है वो पड़ता है 34 लाख, क्योंकि उसने 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी बट 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा उस पर खर्च हुए स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे टैक्सेस के मामले में। तो इस तरह से उसने 30 लाख का घर 4 लाख एक्स्ट्रा देके 34 लाख में तो तुरंत खरीदा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि उसी पर्सन के पास अगर 30 लाख रुपए होते कैश में तो क्या वो प्रॉपर्टी वो खरीदता? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इतना तो समझ सबके अंदर है कि अगर उसके पास 30 लाख रुपए होते तो कहीं पे जाता, मोल भाव करता और एक अच्छा प्लॉट देखकर 15 या 20 लाख में एक प्लॉट खरीदता और जो बाकी बचे पैसे हैं उसके पास 15 से 20 लाख, उस पे वो वहाँ पे अपना खुद का अपने खुद के प्लॉट पे घर बना लेता। लेकिन क्योंकि उसके पास खुद का पैसा नहीं है, वहाँ पे उसके पास उतना कैश नहीं है, इसलिए वो लोन लेके जो प्रॉपर्टी बनाता है वहाँ पे वो अक्सर ओवर प्राइस्ड और जो चीज़ उसे पसंद ना भी होती है, अंदर से दिल से जो प्रॉपर्टी उसे पसंद ना होती है वो प्रॉपर्टी वो खरीद लेता है। और जब वो खुद ही अंदर से दिल से उतना कन्विंस नहीं होता है तो उसे बाद में क्या फ़ायदा होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये सबसे पहला और एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों लोग लोन लेकर प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और इसके बाद आता है दूसरा कारण, और वो है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत बढ़ जाती है। जब आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो लोन अमाउंट आप लेते हैं उस लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे एक्चुअल जो रजिस्ट्री है वो करनी पड़ती है उस घर की, उस फ्लैट की या उस प्रॉपर्टी की। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी
तो अगर आपने वहाँ पे 45 लाख का लोन लिया है तो आप एटलीस्ट 45 लाख या उससे ज़्यादा की ही आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। आप चाह के वहाँ पे 40 लाख, 35 लाख या 30 लाख की रजिस्ट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कम की रजिस्ट्री करेंगे तो आपको लोन ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा लोन चाहिए तो आपको ज़्यादा अमाउंट की रजिस्ट्री करनी पड़ती है, और जब आप ज़्यादा अमाउंट की रजिस्ट्री करते हैं तो नो डाउट आपके स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे सभी टैक्सेस वहाँ पे आपके बढ़ जाते हैं, और इस तरह से जो आपका कॉस्ट है, जो प्रॉपर्टी खरीदने का जो कॉस्ट है, कीमत है, लागत है, वो आपकी बढ़ जाती है। और जब आप ज़्यादा लागत में कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा, जो आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन होने वाला होता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये है दूसरा बड़ा कारण कि जब आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपका जो वहाँ पे कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा और सबसे भयंकर कारण कि लोन लेकर जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोन का रीपेमेंट शेड्यूल होता है, लोन का जो ईएमआई कैलकुलेशन होता है, वहाँ पे ये गेम छुपा हुआ है। और अगर आप ध्यान से ठीक से लोन कैलकुलेशन या फिर रीपेमेंट शेड्यूल को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे असली वजह है कि लोन पे खरीदी हुई प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा नहीं हो पाता है, आपको बहुत कम फ़ायदा होता है, इसके पीछे रीज़न है लोन कैलकुलेशन या रीपेमेंट शेड्यूल, जिसे हम एमोर्टाइजेशन शीट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक 10 लाख रुपए का मकान खरीदा, जिस पर उन्होंने 9% के वार्षिक इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए 10 लाख रुपए का बैंक से होम लोन लिया, और इस तरह 20 साल के लिए हर महीने उनकी होम लोन की ईएमआई होगी 8,997 रुपये। अब मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने जो मकान लिया उस मकान की कीमत हर साल 1 लाख रुपए से बढ़ जाती है, और 5 साल में इसकी कीमत हो जाती है 15 लाख रुपए। और अब तक इन 5 सालों में मिस्टर एक्स ने ईएमआई की 60 किस्तें यानी कुल 60 इंटू 8,997 यानी 5,39,820 रुपये बैंक को पहले ही भर चुके हैं। और अब मिस्टर एक्स चाहते हैं कि मकान को 15 लाख रुपए में बेच दिया जाए, लेकिन क्योंकि मकान पर बैंक का लोन है और ओरिजिनल पेपर बैंक के ही पास है, तो बिना बैंक के परमिशन के मिस्टर एक्स इस मकान को लीगली नहीं बेच सकते हैं। तो अब जब मिस्टर एक्स बैंक मैनेजर को बताते हैं कि वे इस मकान को 15 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, तो बैंक मैनेजर कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बैंक लोन का बचा हुआ पैसा पहले चुकाना होगा और तभी आप मकान को बेच सकते हैं। और जैसे ही बैंक मैनेजर मिस्टर एक्स को बताता है कि अभी लोन क्लोज करने के लिए उनको 8,87,070 रुपये भरने हैं, तो मिस्टर एक्स को एक झटका लगता है, क्योंकि मिस्टर एक्स जब हिसाब किताब लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने पहले ही बैंक को ईएमआई के रूप में पिछले 5 साल में टोटल 5,39,820 रुपये का पेमेंट कर चुके हैं, और अभी भी 10 लाख के बैंक के लोन के बदले उनको 8,87,070 रुपये का पेमेंट करना बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर एक्स 15 लाख रुपए में मकान बेचते हैं तो बैंक को जो टोटल पेमेंट जाएगा वो होगा अब तक का टोटल ईएमआई पेमेंट प्लस जो लोन का पेमेंट बाकी है वो। और अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं यानी 5,39,820 टोटल ईएमआई प्लस 8,87,070 लोन का बचा हुआ अमाउंट, तो इसका टोटल आता है 14,26,890 रुपये। तो इस तरह 15 लाख रुपए में मकान को बेचने के बाद और बैंक का पेमेंट 14,26,890 रुपये करने के बाद मिस्टर एक्स के पास बचेगा सिर्फ 73,109 रुपये। तो ये है बहुत बड़ा फ़र्क जो लोन की जो कैलकुलेशन है, जो लोन का रीपेमेंट शेड्यूल है, जिसमें कि जो लोन का कैलकुलेशन होता है, जो ईएमआई का कैलकुलेशन होता है, वो होता है रिड्यूसिंग रेट के हिसाब से। मतलब जितना आपका कैपिटल होता है, जितना लोन अमाउंट होता है, उस लोन अमाउंट पे डायरेक्ट आपको जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है, और उसके हिसाब से आपको जैसे जैसे लोन के अमाउंट कम होता है तभी आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता है। और लोन के अमाउंट कम होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लगभग आपने अगर 20 साल के लोन लिया है तो 15वें साल के बाद से आपका जो लोन अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है। अदरवाइज़ शुरुआत के 5 साल, 10 साल और लगभग 12 साल, 15 साल तक आपको ज़्यादा हिस्सा जो है आपका ईएमआई का वो इंटरेस्ट में ही जाता है। तो इसलिए अगर आप शुरुआत में 5 साल बाद या 10 साल के अंदर ही अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा कि लोन लेकर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिक्कतें आती हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से अगर आप कोई लोन ले पे लिए हुआ प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको वहाँ पे क्या फ़ायदा या नुकसान होने के चांसेस होते हैं। डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप कोई घर रहने के लिए लेते हैं और वहाँ पर आप अपने जो रेंट भरते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आपका ईएमआई आता है
और आप अपने बजट में घर लेते हैं तो वो एक अलग बात है, उसकी एक अलग कहानी है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कोई घर लेते हैं और वहाँ पे आप लोन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होता है, अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना और उस पे पैसे कमा पाना, प्रॉफिट कमा पाना इतना आसान नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे कि बैंक सबसे ज़्यादा पैसे कमा लेती है और आप उतना पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाते हैं। जैसे हमने इसी एग्जाम्पल में जो देखा, तो आपने लगभग 17 से 18 लाख रुपए बैंक को भर दिए थे और फिर भी आपको 21 लाख रुपए लोन के रूप में भरना था। मतलब बैंक ने यहाँ पे लगभग 8 से 9 लाख रुपए कमा लिए और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख या लगभग 3.5 लाख। मतलब आपसे ज़्यादा बैंक ने यहाँ पे कमा लिया और आप यहाँ पे ठगे हुए रह गए। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है जितना आसान ऊपर से दिखता है कि आप शर्मा जी या बर्मन एक तरह से 10 लाख में कोई चीज़ खरीदेंगे और 2 करोड़ में बेच के आप बहुत सारा लाभ कमा लेंगे। ये उतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से आइडिया मिला होगा कि किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको लोन के बारे में डील करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सके। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।